दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएसई प्री 2023 के अर्थशास्त्र के बाकी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये भाग 3 है। इससे पहले के भाग 2 चैनल में अपलोड हो चुके हैं, आप वहां जाकर बिल्कुल देखें। और अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त से संबंधित शब्द बीटा। बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? बीटा अर्थव्यवस्था में एक शब्द आता है बीटा, तो वो कहाँ किससे रिलेटेड है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्यनीति एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहां उत्पन्न होता है जहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं। एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक मार्केट में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। तो देखिए, शब्द बीटा जो है ये कहाँ यूज होता है? ये स्टॉक मार्केट में यूज होने वाला वर्ड है। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको हम बीटा से मापते हैं। ठीक है, तो क्या है? बीटा एक मीट्रिक है जिसका उपयोग समग्र बाजार के सापेक्ष किसी विशेष स्टॉक की अस्थिरता या में उतार चढ़ाव का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति स्टॉक की संवेदनशीलता को मापता है। बीटा इंगित करता है कि स्टॉक का मूल्य बाजार के साथ संरेखित होती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मोड में भुगतान करना संभव है। देखिए, ये क्या है? स्विफ्ट प्रणाली। किसी जब भुगतान करना होता है डॉलर का तो हम क्या करते हैं? स्विफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और सेकंड बोल रहा है, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समग्र ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। तो हमारा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारा सही है और हमारा क्या है? सेकंड भी सही है। ठीक है, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समग्र समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। ठीक है, तो ये स्विफ्ट के बिना भी यूज हो सकता है और हमारा एक और दो दोनों सही है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, ये सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC फिएट मनी का एक डिजिटल रूप है जो सरकारी विनियमन या कानून द्वारा मुद्रा के रूप में स्थापित मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी या ई मनी जैसे मुद्रा के पारंपरिक डिजिटल रूपों के विपरीत एक CBDC देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसे कानूनी निविदा माना जाता है। केंद्रीकृत बिटकॉइन जैसी भी केंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी के विपरीत एक CBDC केंद्रीकृत है। यह देश के मौद्रिक प्राधिकरण केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। तो CBDC क्या है? एक स्ट्रॉन्ग मनी है बेसिकली। ये डिजिटल मुद्रा है और जब हम विदेशों को पेमेंट देंगे तो हमको ना ही तो US डॉलर का यूज करना पड़ेगा, ना ही हमको स्विफ्ट प्रणाली का यूज करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट अपने डिजिटल मुद्रा से भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे दिया है ब्लॉकचेन टेक्निक। जब जब भी जबकि सभी CBDC ब्लॉकचेन टेक्निक का उपयोग नहीं कर सकते, कई केंद्रीय बैंक इसके उपयोग की खोज कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉकचेन की अनिवार्यता, पारदर्शिता, सुरक्षा और अनुरेखण की क्षमता अत्यधिक लाभ दे सकती है। ठीक है, अब इसके उपयोग के मामले दिया है, पीयर टू पीयर भुगतान होता है इससे, सरकारी संवितरण के लिए किया जाता है। निहितार्थ निहितार्थ भी दिया हुआ है, CBDC में को व्यापक रूप से अपनाने से वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह भुगतान प्रणालियों को बदल सकता है, उन्हें अधिक कुशल, तेज और सुरक्षित बना सकता है। हालांकि यह साइबर सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति संचरण से संबंधित जोखिमों सहित चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा में स्विफ्ट और US डॉलर प्रणाली जैसे बिचौलियों को खत्म करने की क्षमता है, जिसे अधिक प्रत्यक्ष और कुशल लेन देन की अनुमति मिलती है। ठीक है, अब ये कुछ दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं हम, G20 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। G20 क्या है दोस्तों? G20 का अभी अभी शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में। ठीक है, जिसके लिए भारत मंडपम तैयार किया गया था। और इसमें क्या हुआ कि इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ और एक अभी अभी जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन संघ। तो ये है हमारे G20 के टोटल मेंबर्स। ठीक, तो अब देखते हैं क्या पूछा है। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही है। G20 समूह मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए की गई थी। ठीक है, ये क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत G20 प्राथमिकताओं में से एक है। ठीक है, तो दोनों हमारा सही है यहाँ पे। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जो ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो 19 देशों, यूरोपीय संघ और इसमें नहीं ऐड है लेकिन अफ्रीकन यूनियन अभी ऐड हो चुका है। ठीक है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह 1999 में 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट के जवाब में स्थापित किया गया था और तब से वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। अतः कथन एक सही है। G20 सदस्य देशों में क्या कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है और यूरोपीय संघ और अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद और यूरोपीय सेंट्रल बैंक करते हैं। ठीक है, G20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत विकास और वित्तीय लचीलापन को बढ़ावा देना। मेंस में किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों को लिखने में बहुत ही होता है। एक तो क्या करेगा वो? वैश्विक आर्थिक स्थिरता देगा, सतत विकास देगा, वित्तीय लचीलापन को बढ़ावा देगा। ठीक है, समूह के उद्देश्य प्रमुख आर्थिक चुनौतियों के समाधान करना और वैश्विक आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए एक नीतिगत कार्यवाहियों का समन्वय करना। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सारे देशों को याद कर लें। इस साल हुआ है तो शायद एक आध देश को ट्रिक करके पूछ दे। यह वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और वैश्विक भागीदारी सहित विभिन्न कार्य समूहों में एक क्रॉस कटिंग विषय है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनर्स्थापन देखभाल कथन एक है। ठीक है, के साथ मुख्य रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापन। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब ONGC, NTPC ये सबको बोल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है? भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के भी केंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? कथन कथन एक और दो दोनों सही है। ठीक है, लेकिन क्या है, दोनों कथन एक सही है और कथन दो भी सही है, लेकिन क्या है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ दो, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक तो स्टेटमेंट है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं और एक क्या बोल रहे हैं कि सरकार के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत। तो ये दोनों अलग अलग डायमेंशन है। ठीक है, अब देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं का एक नेटवर्क शामिल है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित विशेष अनुसंधान और शिक्षा केंद्र शामिल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है। केंद्र सरकार के स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास नियामक शक्ति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की देखरेख करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3 से 2% है। भारत का कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव योजना का लाभ उठाया है। तो यहाँ पे क्या हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, 3 से 2% नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन हमारा। दो सही है। ठीक है, तो वैश्विक वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3 से 2% नहीं है, इसलिए कथन एक गलत है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में भारत का वैश्विक वस्तु निर्यात 1.7 और वैश्विक वस्तु आयात 2.6 था। निर्यात है 1.7% और वैश्विक वस्तु आयात है 2.6%। वहीं सेवा क्षेत्र में भारत का वैश्विक निर्यात 3.5% है और आयात है 3.2%। तो हमारा सेवा क्षेत्र में क्या है, निर्यात ज़्यादा है। भारत से टैलेंट बाहर जा रहा है। ठीक है, लेकिन भारत में उससे कम आयात है। अब भारत से क्या क्या वस्तुओं के निर्यात किए जाते हैं देखते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, वस्त्र और परिधान, दवाइयाँ, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, मशीनरी और उपकरण, लोहा और इस्पात, कार, डेयरी उत्पाद और चाय।
ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप विद्यालय आए इसमें नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में जुटे रहें। जून में प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन है, उसके बाद मेंस होगा, तो आप सब अपनी तैयारी में बिल्कुल एकदम जुटे रहें, रिविज़न करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को समझें, उसकी डिटेलिंग को देखें और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।